नमस्कार। संवैधानिक विकास के तीसरे भाग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 1853 के चार्टर एक्ट से आगे के जो एक्ट आते हैं कि उन एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें लागू की जाती हैं, क्या क्या संवैधानिक विकास की तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं, उन सब चीज़ों की विश्लेषण करेंगे, उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अधिनियम आज की क्लास में 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम का जो तात्कालिक कारण था वो था 1857 की क्रांति का होना। अब 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, तो जबकि कुछ जानकार इस क्रांति को एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी देते हैं कि ये सैनिकों के असंतोष के कारण उत्पन्न विद्रोह था, जबकि अन्य लोगों का यह मानना है कि ये स्वतंत्रता की तरफ बढ़ाए गए कदमों का पहला संघर्ष था। ठीक है, तो यह 1857 की जो क्रांति है इसमें जो कंपनी की असंतोषजनक नीतियां हैं जिनके कारण इस क्रांति की शुरुआत होती है, कंपनी की जो असंतोषजनक नीतियां हैं उनको आप ये बोल सकते हो कि लोगों पर अत्याचार करते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था या विभिन्न तरह की उनको यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, तो उन नीतियों को आप असंतोषजनक नीतियां बोल सकते हो। तो इन असंतोषजनक नीतियों के कारण 1857 की क्रांति होती है तथा इन असंतोषजनक नीतियों के उजागर होने के कारण 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारत पर शासन करने के लिए था, भारत में प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, तो इस अधिनियम में जो प्रावधान थे वो क्या थे? एक तो ये था कि इस अधिनियम में ये स्पष्ट किया जाता है कि भारत का शासन अब ब्रिटिश साम्राज्ञी जो वहाँ की महारानी थी उनके नाम से संचालित किया जाएगा। शासन संबंधी जो भी काम होंगे वो ब्रिटिश महारानी से के नाम से ही संचालित किए जाएंगे। दूसरी चीज़, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट जो संस्थाएं थी उनको इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट का अब कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल था, जी, भारत का गवर्नर जनरल, उसको क्या कर दिया जाता है कि वह भारत सचिव का आदेश मानने के लिए बाध्य हो जाता है कि भारत सचिव जो आदेश जारी करेगा वो भारत के गवर्नर जनरल को मानना ही पड़ेगा। ये गवर्नर जनरल था, ये भारत में रहता था, जबकि ये भारत सचिव था ये कहाँ रहता था भाई? ब्रिटेन में ही रहता था। वहाँ से जो भी अध्यादेश या ऑर्डर जारी करेगा वो गवर्नर जनरल को मानना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रावधान था कि अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर भारत सचिव जो है वो भारत परिषद की राय मानेगा। अनिवार्य था कि अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था, इन जो दो मुद्दों से जो भी राय बनती थी वो भारत परिषद की राय कौन मानेगा? भारत सचिव। और भारत सचिव को क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया कि राय हर हाल में माननी ही पड़ेगी। ठीक है, जो अगला प्रावधान था वो ये था कि जो भारत का राज्य सचिव है उसको एक निगम निकाय घोषित कर दिया जाए। ठीक है, और जो सर चार्ल्स वुड हैं वो भारत के पहले राज्य सचिव बनते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करने वाली, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ से कि भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे? तो आपका आंसर क्या आएगा? सर चार्ल्स वुड। ठीक है, और इन ये ही चार्ल्स वुड है ना, ये अंतिम नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष थे। ये बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड वाला, कि जिनमें क्या किया जाता है, जिसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये चार्ल्स वुड अंतिम नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष भी माने गए। ठीक है, तो एक ही इंसान को दो बार याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ गए होंगे? अब जो अगला प्रावधान था वो ये था कि भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा? अब वायसराय। ठीक है,
और जो भारत का प्रथम वायसराय बनता है उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। याद रखना कि भारत का प्रथम वायसराय जो है वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। अब बात वायसराय की करते हैं तो भाई वायसराय वास्तव में कोई पद नहीं था। ब्रिटिश संसद के द्वारा इस शब्द का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया। ये एक उपाधि दी गई थी बस, जबकि ये कोई पद नहीं था। यहाँ के लोग आम बोलचाल में जो गवर्नर जनरल था उसके लिए ये वायसराय शब्द काम में लेते थे, जबकि ब्रिटिश संसद द्वारा कभी भी ये शब्द काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये जानकारी रखना कि ये कोई वास्तविक पद नहीं था, ये सिर्फ एक संबोधन के लिए था। ठीक है, अगला था कि जो ब्रिटिश महारानी होती हैं उस समय तत्कालीन विक्टोरिया, उनके द्वारा कुछ घोषणाएं की जाती हैं जिनको लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद दरबार में 1 नवंबर 1859 को पढ़ा जाता है। कि उस समय ब्रिटिश महारानी जो है विक्टोरिया, वो कुछ घोषणाएं करती हैं और उनका वाचन किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। और कब किया जाता है, इलाहाबाद दरबार में 1 नवंबर 1859 का। जिसमें जो आपको प्रमुख याद रखने लायक जो है वो ये घोषणा होती है कि जो भारतीय क्षेत्रीय राजा हैं उनके पदों का सम्मान करते हुए ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार को तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया गया। ठीक है, कोई पहला ऐसा अधिनियम था ये जिसमें ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार को रोका गया हो। अन्य में तो बढ़ाया ही गया, चाहे वो कैसे बढ़ाएं, कंपनी बढ़ा रही थी। ठीक है, लेकिन ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें जो देसी राजा थे, देसी रियासतें थी, उनको सम्मान दिया गया और कंपनी का जो शासन क्षेत्र था उसके विस्तार को तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया जाता है। अब जो भारत के कुछ प्रबुद्ध जन हैं, जो शिक्षित वर्ग था, उसके द्वारा इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, कि ये भारतीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये सिर्फ कुछ लोगों की राय थी, अन्य लोगों की नहीं, समस्त भारतीयों की नहीं थी। ये कुछ शिक्षित लोगों की राय थी कि ये भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा बनता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, कब पारित होता है, 1 अगस्त 1861 को। कब, याद रखना, 1 अगस्त 1861 को पारित होता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो प्रशासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाना होता है। याद रखना ये चीज़ कि इसका उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भूमिका को बढ़ाना होता है। ठीक है, किसका उद्देश्य, भारत परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या होता है, प्रशासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाने पर जोर देना। ठीक है, अब इसके जो प्रावधान है वो देखते हैं कि एक तो ये था कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होती है। कौन से अधिनियम से, भारत परिषद अधिनियम 1861 से। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, वायसराय की जो परिषद थी, जो 4 सदस्य होते थे, चौथा सदस्य कौन जोड़ जाता है, कानूनी सलाहकार या कानूनी विशेषज्ञ। ठीक है, अब उसमें एक और सदस्य जोड़ दिया जाता है, 5वां सदस्य, जो क्या रूप में आता है, विधिवेता के रूप में जोड़ा जाता है। पहले 4 होते हैं, फिर घटाकर 3 किए जाते हैं, फिर से 4 किए जाते हैं और अंततः इस अधिनियम में उनकी संख्या क्या कर दी जाती है, 5 कर दी जाती है। और 5वां सदस्य किस रूप में आता है, विधिवेता के रूप में। ठीक है, अब प्रशासन और कानून निर्माण के लिए जो वायसराय परिषद थी उसमें कुछ अतिरिक्त सदस्य भी जोड़ दिए जाते हैं भाई। ठीक है, अतिरिक्त सदस्य कुछ जोड़े जाते हैं ताकि प्रशासन में कानून निर्माण में
आसानी हो सभी के लिए। तो न्यूनतम सदस्य तो इसमें 6 जोड़े जा सकते थे अतिरिक्त, और अधिकतम कितने जोड़े जा सकते थे? 12। ठीक है। और जो इनका कार्यकाल होता था वो कितना होता था? 2 वर्ष। ठीक है। ये जो 2 वर्ष है कि इन सदस्यों का कार्यकाल क्या होता था? 2 वर्ष। ठीक है। और इनकी कुल संख्या कितनी हो सकती थी? 17, क्योंकि 5 तो पहले से हैं और 12 अधिकतम में जोड़े जा सकते थे, तो इनकी कुल संख्या 17 हो सकती थी। ठीक है। अब क्या क्या किया गया कि 1862 में लॉर्ड जो कैनिंग है उनके द्वारा 3 भारतीयों, एक तो उनमें कौन? बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराज, तीनों याद रखना, और तीसरे सर दिनकर राव, इन तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। पहला ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। ठीक है, ये याद रखना, तीनों ना पूछे जा सकते हैं। अब जो अगला प्रावधान था कि 1973 का 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसके द्वारा केंद्रीकरण की शुरुआत कर दी जाती है। याद होगा आपको कि मुंबई या मद्रास आदि के अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा वो व्यवस्था खत्म कर दी जाती है और वापस से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जाती है, जिसके द्वारा मद्रास व बम्बई को पुनः विधायी शक्तियाँ दी जाती हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा तो केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, और जो भारत परिषद अधिनियम है 1861 का उसके द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जाती है और बम्बई व मद्रास को विधायी शक्तियाँ पुनः मिल जाती है। अब जो अगला प्रावधान था वो ये था कि बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, इन तीनों प्रांतों में किसका गठन किया जाता है? विधान परिषद का गठन। ठीक है, याद रखना भाई, कौन से? बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। तो इन तीन में क्या किया जाता है? विधान परिषद का गठन किया जाता है। कब कब? बंगाल में किया जाता है 1862, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 और पंजाब में 1897 में। ठीक है, इन तीनों प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया जाता है। अगला कि लॉर्ड कैनिंग है उनके द्वारा 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की जाती है। ठीक है, और जो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है इसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को आधिकारिक मान्यता दे दी जाती है। ठीक है। अगली बात कि गवर्नर जनरल जो है उसको विटो व अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर को किसी प्रस्ताव पर विटो करने व अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। लेकिन जो यह अध्यादेश जारी करता था गवर्नर जनरल, उसकी अवधि जो थी वो अधिकतम कितनी थी? 6 माह हो सकती थी। अधिकतम 6 माह हो सकती थी। ठीक है, अध्यादेश जारी करेगा गवर्नर जनरल अगर परिषद के विपरीत जाके भी, तो भी उसकी अवधि अधिकतम कितनी होगी? 6 माह। याद रखना है। ठीक है। अब इसके बाद बीच में एक छोटा सा एक्ट और आता है, काफ़ी जगह बताया नहीं जाता, जो है 1869 का अधिनियम। ठीक है, याद रखना, 1861 के बाद 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम में एक छोटी सी बात बताई जाती है कि जो गवर्नर जनरल है उसको जो विदेश में भारतीय नागरिक रहते हैं ना, उनके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। बिल्कुल एक ही बात है, छोटी सी बात है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। ठीक है। 1859 के बाद एक अधिनियम और आता है 1870
73 का अधिनियम महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। हाईलाइट में नहीं आता नोट्स वगैरह में इतना, लेकिन आप ज़रूर याद रखोगे, क्योंकि यही वो अधिनियम है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य प्रावधान यही था कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान था, और अंततः वो तारीख आ जाती है 1 जनवरी 1874 को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एग्जामिनर के आंखों में आ सकता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान जारी किया जाता है। आपका उत्तर होगा 1873 का अधिनियम। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात, इम्पोर्टेंट है, लिख लेना चाहिए इसको, अलग से पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद जो अधिनियम आता है वो आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 में। ये एक ऐतिहासिक घटना के बाद आता है, कुछ साल बाद। 1885 में क्या होता है, कांग्रेस का गठन होता है, याद होगा आपको। ठीक है, तो कांग्रेस के गठन के बाद में केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जगह पर ही क्या है, जो भारतीयों की उपस्थिति होती है ना, उसकी मांग बढ़ने लग जाती है कि कानून निर्माण में, प्रशासन संचालन में आदि चीज़ों में भारतीयों की मौजूदगी को बढ़ाया जाए। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 1892 में ये अधिनियम पारित किया जाता है, जो कौन सा अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, अब इस अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे वो ये थे भाई, देख लेना, कि भारत सरकार की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पहले 5वां विधायी सदस्य जोड़ा जाता है, फिर अतिरिक्त प्रशासन संचालन के लिए जो परिषद थी उसकी सदस्य संख्या न्यूनतम तो 6 बढ़ाए जाते थे और अधिकतम में 12 दिए जाते थे। तो अब उनमें भी और बढ़ोतरी की गई कि न्यूनतम तो 10 होंगे और अधिकतम में 16 होंगे। ठीक है, और इसमें भी 40% जो होंगे वो क्या होंगे, गैर सरकारी सदस्य होंगे। ठीक है, जो अगला प्रावधान था वो ये था कि विधान परिषद के जो भी सदस्य थे उनको प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार सीमित रूप से दिया जाता है। सीमित रूप से ये था, मतलब भाई इनका यहाँ पे कि प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन क्या था, जवाब मिले या ना मिले जरूरी नहीं था। किसी भी प्रश्न का जवाब देने से मना किया जा सकता था। बजट पर बहस की जाती थी, चाहे 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, लेकिन अंत में निर्णय वो ही मान्य होगा जो ब्रिटिश शासन चाहेगा। मत विभाजन नहीं हो सकता था किसी भी चीज़ पर, कि वोटिंग नहीं करवाई गई थी। ठीक है, किसी भी चीज़ पर वोटिंग नहीं होगी, चाहे वो कोई मसौदा हो, कोई ड्राफ्ट हो, कोई भी विधेयक हो, कोई भी प्रारूप हो, किसी भी चीज़ पर वोटिंग नहीं होगी। सिर्फ बहस कर सकते थे कि इसमें इस चीज़ को शामिल किया जाए या ना किया जाए। किया जाए तो वो ब्रिटिश प्रशासन की मर्जी, अन्यथा वोटिंग नहीं हो सकती थी। इसीलिए इसको क्या किया गया, सीमित नाम दिया गया, कि अधिकार क्या दिए गए, सीमित। ठीक है, जो अगला प्रावधान होता है वो ये था कि बम्बई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों परिषदों में जो अतिरिक्त सदस्य थे इनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 20 तक कर दी जाती है। ठीक है, प्रशासन संचालन के लिए, क्योंकि प्रशासन संचालन जटिल होता जा रहा था तो सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है। आगे के जो विधेयक आते हैं, जो अधिनियम आते हैं, उनमें हम देखेंगे कि परिषद आदि की सदस्य संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ, बम्बई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों की जो परिषद थी उनकी सदस्य संख्या 8 से 20 तक बढ़ा दी जाती है। ठीक है, जो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो था चुनावी पद्धति। ठीक है, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था, चुनाव पद्धति। लेकिन इससे भी मज़ेदार बात यह है कि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। एक तरफ तो ये कहा जाता है
कि इस अधिनियम का जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था चुनावी पद्धति, लेकिन दूसरी तरफ इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर चुनाव शब्द का ही प्रयोग नहीं हुआ तो फिर जो ये प्रक्रिया थी इसको एक अन्य नाम दिया गया। वो क्या थी? निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया। अंडरलाइन कर लेना कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया, ये भी एक चुनावी पद्धति ही थी, लेकिन इसको चुनाव नाम नहीं दिया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट लगा लेना कि ऐसा अधिनियम जिसमें चुनावी पद्धति का जनक तो माना जाता है, लेकिन उसमें चुनाव शब्द का ही उल्लेख नहीं मिलता। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1892, याद रखना। ठीक है, जो अगला प्रावधान था वो ये था कि जो विधानमंडल की सीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं, विधानमंडल को जो भी सदस्य थे उनको सीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं। वही जो बात मैंने पहले बताई थी कि सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना किया जा सकता था। जरूरी नहीं कि सब प्रश्नों का उत्तर दिया ही जाए, कुछ प्रश्नों का उत्तर जो अगला अपने लिए सूटेबल नहीं समझे कि नहीं इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए मना किया जा सकता था कि मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। कोई बाध्यता नहीं थी। कुछ वर्गों को तो प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं मिला, शून्य के बराबर मिला, जबकि कुछ को क्या मिल गया? हद से ज़्यादा। इससे क्या हुआ? एक असमानता बढ़ने लगती है समाज में, प्रशासन में, लोगों में आक्रोश बढ़ने लगता है कि एक समाज को तो, एक वर्ग को तो इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है जबकि दूसरे का प्रतिनिधित्व ही नहीं देखने को मिलता। तो इन सब असंगतियों के कारण जो राष्ट्र विरोधी लोग थे ना, उन्होंने इस अधिनियम की जमकर आलोचना की थी। ठीक है, याद रखोगे कि इसमें व्याप्त जो असंगतियाँ थी इसके कारण इस अधिनियम की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है। तो ये थे आज के अधिनियम 1858 से लेकर 1892 तक के। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे आगे के अधिनियम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जब ये अपना संवैधानिक विकास पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको एक क्लास में करवाए जाएंगे। और आने वाले कुछ दिनों में अच्छे संसाधनों के साथ मिलेंगे, हम लाइव ही रूबरू होंगे। ठीक है, इससे जो आगे का है वो अगली क्लास में। थैंक यू।